नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम एक बहुत स्पेशल वीडियो इतिहास की एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी परेशानी लेकर आए हैं जिसमें एक बार के अंदर हिंदुस्तान, जिसे हम हिंदुओं का स्थान किसी जमाने में मानते थे और कहा जाता था कि 80% आबादी मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद कश्मीर से 80% जो पॉपुलेशन होने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर ही कश्मीर से एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि 70,000 परिवारों को कश्मीर खाली करना पड़ गया था। कश्मीर से रातों रात अपना सामान उठाकर कश्मीर से निकलना पड़ा और निकलने के बाद सब कुछ त्यागना पड़ा। अपनी नौकरी, अपनी घर बार, अपनी कोठियां, सब कुछ जमीन जायदाद छोड़कर, अपने घर को छोड़कर किस प्रकार से निकलना पड़ा और उनका आगे भारत सरकार ने कितना साथ दिया, आज उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रोल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसकी वजह से आज के दिन जो कश्मीर बना है या कश्मीर की जो हालात खराब हुए, उसके पीछे कांग्रेस ने क्या स्टेप्स लिए, कांग्रेस सरकार ने क्या क्या कार्य किए, वो आज आपके साथ डिस्कस होंगे। इसके बाद जब उन्हें वहां से निकाला गया, उसके बाद सरकार ने इनको दोबारा से स्थापित करने के लिए क्या क्या काम किए, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कितने लोग मारे गए, ये सारे आज डिस्कशन होगा। असलियत में यहां पे कश्मीरी पंडित क्यों लिखा गया है, क्योंकि कश्मीर के जिस क्षेत्र से निकाला गया था उस परिस्थिति के अंदर ज्यादातर हिंदुओं की बड़ी संख्या के अंदर भारी मात्रा में पंडित ही थे, इसीलिए कश्मीरी पंडित नाम लिखा गया है। और ये रात जो थी 19 जनवरी 1990 की रात मानी जाती है, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि एक ही रात में सब कुछ नहीं हुआ, एक ही रात के अंदर कश्मीरियों को अपने घर नहीं छोड़ने पड़े। इसके पीछे बहुत काला इतिहास है। काला इतिहास इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसकी जो जख्म है ये कभी भी किसी भी प्रकार से भरे नहीं जा सकते। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आज के दिन भारत सरकार ने कश्मीर के अंदर उन कश्मीरियों को बसाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वहां सब स्टेट का जो एक्ट था वो भी हटा दिया, लेकिन फिर भी आज भी इन लोगों के दिलों में अपने उन घरों में बैठने और पहुंचने का कितना डर है कि उनमें से रो पीट कर 500 परिवार भी रेडी नहीं हुए 70,000 परिवारों में से जो अपने घरों में वापस जाकर ताले खोल सकें और अपना जीवन दोबारा से शुरू कर सके। तो इस चीज के लिए बने रहिए हमारे साथ में, अंत तक देखिए वीडियो को ताकि आपको ये सारी जानकारियां मिलती जाए। इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, IAS विद हरि मोहन को। आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियोस हम लाते रहेंगे जो आपके SSC, UPSC और एग्जाम्स, PCS एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मददगारी होंगी। इसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं IAS विद हरि मोहन को, जहां पर व्हाट्सएप और टेक्स्ट नंबर भी हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप हमसे। स्टेट PCS, UPSC एग्जाम, IAS, SSC सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप PDF और वीडियो कोर्सेज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस यदि किसी बच्चे को 12वीं के बाद क्या करना है, उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो वो गाइडेंस भी आपको हमसे मिल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए हियर वी स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। जैसे एक हेडिंग आई कि एग्जोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, तो एग्जोडस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप इस पिक्चर में एक भीड़ को देख रहे हैं, ये भीड़ अपने कंधों पर अपनी जितनी भी जायदाद है, सामान है, सब कुछ लाद कर जानवरों को लेकर एक स्थान से पलायन कर रहे हैं। एग्जोडस का हिंदी वर्ड होता है पलायन। पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, क्योंकि जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहां पर आपको आपका जीवन यापन करने के लिए एक फेवरेबल परिस्थितियां नहीं मिल पा रही हैं, और फेवरेबल परिस्थितियां जब नहीं मिल पा रही हैं तो उसे पलायन कहते हैं। और पलायन के अंदर क्या था कि जब कहा जाता है इतिहास के अंदर, बाइबल में इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि इजिप्ट के अंदर
इजिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा गुलामों के साथ और गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा था, उनके जीवन को जीने के लिए सहूलियत नहीं मिल पा रही थी, तो वहां से निकलकर इजराइल पहुंचे अपने जीवन को दोबारा से शुरू करने के लिए। तो एग्जोडस का भी मतलब यही है। सेम ऐसा ही जनवरी के अंदर 1990 में कश्मीर में हुआ, जहां पर 70,000 परिवार, आई रिपीट माई नंबर, 70,000 परिवार घर छोड़कर निकले थे। और घर छोड़कर निकलने के बाद क्या आपको लगता है कि वो इतना साजो सामान लेकर चले होंगे कि 10 दिन भी बिना परेशानी के खा सकें? 10 दिन का सामान नहीं था उनके पास और बहुत बुरी तरीके से उनको जीना पड़ा। आज तो फिर भी हम कह सकते हैं कि रिफ्यूजी कैंप्स तुरंत मिल जाते हैं, उस समय तो बहुत सारे परिवारों को भीख मांगने की नौबत आ गई थी, जो किसी जमाने में अपने घरों में राजा हुआ करते थे। तो एग्जोडस का हिंदी अर्थ बनता है पलायन, जहां पर अपने सर्वाइवल के लिए जर्नी शुरू होती है। अब अगर बात करें कि क्या ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ, तो दोस्तों अगर बात की जाती है ना एक ही दिन में, तो एक ही दिन में नहीं हुआ। ये जो राजनीति है ये चली दोस्तों 1980 से शुरू हुई और 1995 तक चली। 90 में पलायन हुआ, लेकिन पलायन होते के साथ ही सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। सरकार का, गवर्नर का रूल लगने के बाद नॉर्मल नहीं हुआ, वो बताएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे। सबसे पहले कश्मीर के अंदर सूफियाना माहौल होता था, जहां पर किसी भी एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाता था, सभी धर्मों के लोग मिक्स होकर के रहते थे, कॉमन तरक्की शेयर करते थे, जिसमें हिंदू, जो कश्मीरी पंडित और हिंदू थे, बेसिकली पढ़ा लिखा सेक्शन था, बहुत पढ़ा लिखा वर्ग था, एक ऐसा वर्ग जो अपना जीवन यापन खा कमा कर अपनी ईमानदारी से जी रहा था और एक शिक्षित वर्ग की तरह काउंट हो रहा था। उस समय में जितने भी हिंदू थे वो बिजनेस और इन सभी चीजों में अपने लगे हुए थे। वैली के अंदर धीरे धीरे माहौल बिगड़ा। जम्मू कश्मीर लेफ्ट फ्रंट, JKLF लेफ्ट फ्रंट और इस्लामिक फ्रंट के यानी सर्जेंट्स जितने भी थे 1989 में आए दोस्तों। 89 से 90 के बीच में आए थे ये विद्रोही विरोध करने के लिए। और मैं बात कर रहा हूं 1980 से शुरुआत की, यानी कि अभी पीछे का इतिहास जानना जरूरी है, जिसमें से 3 लाख से 6 लाख हिंदू जो थे कश्मीर वैली के अंदर रह रहे थे 1990 तक, और 3,000 परिवार बचे 2016 तक। और आज का रिकॉर्ड देखा जाए तो टोटल 800 परिवार रह गए हैं कश्मीर के अंदर, यानी आज बहुत रेयर ऐसे हैं जो आपको ढूंढने पे मिलेंगे। पुराने टाइम पीरियड में कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो हर 10 परिवार में से 1 या 2 परिवार आपको हिंदुओं के मिल जाते थे। समय बदला, 62,000 परिवार जो थे रिफ्यूजी कैंप्स में रजिस्टर करते हैं, जिसमें से सिख, हिंदू और कुछ मुस्लिम परिवार जो कि बेसिकली कन्वर्टेड थे उनको भी वहां से भगाया गया। और जाने के बाद ये बेसिकली दिल्ली, जम्मू, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां पर जिसकी जो सेटलमेंट हुई, इन बेचारों ने नेबरिंग स्टेट्स के अंदर अपने आप को सेटल किया, जहां पर जिसको सहूलियत मिलती गई। अब ये एग्जोडस के बारे में कहा जाता है कि 19 जनवरी 1990 को एकदम से शोर उठा और सबको घर छोड़ना पड़ा। लेकिन शोर एकदम से नहीं शुरू हुआ, सरकार ने एकदम से शोर का कोई जिक्र नहीं किया। इसका इतिहास काले पन्नों में आपको 1980 से मिलेगा और ये वो साहब हैं जिनसे लड़ाई की असलियत में शुरुआत हुई थी, जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला। इनका नाम है शेख अब्दुल्ला। पहले इस शेख अब्दुल्ला के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर इनके बाद इनकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, क्यों इन्होंने ऐसा करवाने के लिए या ऐसा होने के लिए शुरुआत करी। सब कुछ इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सिर्फ शुरुआत करी। शेख अब्दुल्ला साहब 1905 से लेकर 1982 तक पॉलिटिशियन रहे कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के अंदर, और सबसे ज्यादा मेन रोल के अंदर रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल के 30 साल के कार्यकाल में कभी ये प्रेसिडेंट बने, कभी ये सीएम बने, अलग अलग सारी पोस्ट पर इन्होंने हमेशा काम किया है। कभी कांग्रेस के साथ मिलकर, कभी उसके विद्रोह में, विरोध में, ये हमेशा सुर्खियों में खड़े रहे, कभी भी इन्हें भूला नहीं गया। अब इनकी जो वर्डिंग थी क्या थी कि अब्दुल्ला जो थे ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के
लीडर रहे, जिन्होंने बाद में इसका नाम बदलकर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। पहली बार इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के उस समय के। यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद, याद रखिएगा, आजादी के तुरंत बाद हरि सिंह को दबाव दिया कि कश्मीर के लिए स्पेशल रूल की डिमांड की जाए। स्पेशल रूल का मतलब स्पेशल अधिकार होंगे तो ही हम जुड़ पाएंगे, नहीं तो हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। तो ये इतिहास के अंदर पुराने जमाने से ये बने रहे थे। अब क्या था कि इनके शेख अब्दुल्ला साहब की बात की जाए तो शेख अब्दुल्ला जी जो थे, नेहरू के साथ कई परिस्थितियों में विवादों से शुरू से घिरे हुए थे। शुरुआत से घिरे हुए थे, इन्हें उठाकर जेल में भी भेजा गया। बाद में पैचअप हुआ, पैचअप होने के बाद में इन्हें कश्मीर में बनाया गया, कश्मीर का पीएम बनाया गया या सीएम बनाया गया। उसमें भी क्या था, पहले पीएम बनाया, फिर जब कश्मीर के अंदर से नेहरू साहब के बाद में इंदिरा गांधी ने भी इन्हें बनाया इनको सीएम पीएम की पोस्ट जीतने के बाद 77 का इलेक्शन जीते, 1977 का इलेक्शन जीतने के बाद फिर से ये पोस्ट पर आए। तो इनका इतिहास ऐसा रहा है कि ये हमेशा अपनी जगह बनाते रहे हैं। अब अगर बात करें इन्हें पीएम की जो पोजीशन थी 8 दिसंबर 1953 में, जो कि जम्मू और कश्मीर के सेशन में प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी उधर से इन्हें डिसमिस किया गया। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने अपॉइंट किया गया नया मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सरदार ए रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर वर रिप्लेस्ड विद द गवर्नर एंड सीएम। फिर नियम बदला। तब नया नियम क्या था, नया नियम यह था कि भाई अब सिर्फ गवर्नर होगा और सीएम होगा। 1965 के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर यानी पूरा राजाओं वाला उसको हाल नहीं मिलेगा, गवर्नर को चलना पड़ेगा सेंटर के अकॉर्डिंग, सेंटर अपॉइंटेड गवर्नर बनेगा और जो सीएम बनेगा वो इलेक्शन से बनेगा। शेख अब्दुल्ला साहब फिर दोबारा से क्या होते हैं, पहले बंद कर दिए जाते हैं 77 के अंदर इंदिरा गांधी से, फिर दोबारा से कनेक्शन में आते हैं और जाकर फिर से सीएम की सीट संभाल लेते हैं। ये जो इनका काल रहा, पॉलिटिकल कंट्रोल रहा, चलता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा, ये परिस्थितियां बनती रही। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, 1980 में 1980 याद रखिएगा दोस्तों, ये वो काली डेट थी जिसमें 1980 के अंदर इन्हें लग गया था कि इनका जो है पॉलिटिक्स में हिसाब डामाडोल हो रहा है, पॉलिटिक्स में इनकी जो बेसिकली रुतबा है वो कम होता जा रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इनको ओवर रूल कर रही है। तब इन्होंने अपने आप को जो बेसिकली सेक्युलर जो फेस था वो बदलकर इन्होंने सेक्युलर से रेडिकल में कन्वर्ट हो गए। रेडिकल में कन्वर्ट होने का मतलब जहां पर ये पूरे कोशिश करते थे 1980 तक के काल में कि सारा का सारा ये रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, सांप्रदायिकता को ध्यान नहीं देंगे, बराबर का हिसाब होगा, सबको बराबर का इतिहास मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल के अंदर वैल्यू कम हुई तो इन्होंने अपने आप को रेडिकलाइज किया। रेडिकलाइज करने के बाद इन्होंने मुस्लिम फ्रंट को अपना मुस्लिम चेहरा जैसे इस्लाम को बढ़ाने की शुरुआत कर दी और इस्लाम को जब बढ़ाना शुरू किया तो इधर से हिंदुओं को इन्होंने क्या किया, बेइज्जती करनी शुरू कर दी। बेइज्जती जैसे करी कि 1980 में यह जीते थे और 1980 के अंदर इनका ये प्लान था। इन्होंने अपने कई भाषणों के अंदर इन्हें मुखबिर बोला था। 1930 के अंदर 1940 में कई बार ऐसा हुआ कि कश्मीरी हिंदुओं को कभी मुखबिर बोला जाता था, कभी अदर्स कह के पुकारा जाता था और इस प्रकार से इनके साथ में भेदभाव वाली पॉलिसी जो हिंदुओं के साथ थी वो शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इनको जो था पॉलिटिक्स में व्यू डाउन हो रहा था और ये चाहते थे कि कश्मीर पर पूरा होल्ड इनका हो। खैर समय बदला, इंसान सदैव जीवित नहीं रहता। 1982 में 1982 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद फारूक अब्दुल्ला को इलेक्शन के बाद, पहले इलेक्शन से पहले पिता की सीट पर और उसके बाद इनको इलेक्शन के बाद सीएम बना दिया जाता है। यहां पर फारूक अब्दुल्ला जो होते हैं इलेक्शन जीतते हैं। फारूक अब्दुल्ला जब इलेक्शन जीतते हैं तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, इनके जो थे कांग्रेस से काफी अच्छे कनेक्शन से, पिता की तरह नहीं थे। इन्होंने क्या किया, अपनी सीट को बनाए रखने के लिए कांग्रेस से कनेक्शन रखे। दूसरी तरफ जो इनकी खुद की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर ये अपना दबाव बनाए रखे हुए थे। प्रेसिडेंट का पोजीशन इन्हें उस पार्टी के अंदर मिल चुका था। अब ये कई बार ये भी उस पार्टी के आधार पर कश्मीर में सीएम बने। ये हैं उस समय के गवर्नर साहब का नाम है जगमोहन सिंह।
जो जगमोहन साहब हैं, जगमोहन साहब का भी इतिहास बहुत तगड़ा रहा है। इन्होंने ही 1984 के अंदर इनकी सरकार गिराई थी, गवर्नर के ऑर्डर पे ही सीएम साहब ने रिजाइन किया था, और उसके बाद दोबारा से 1990 में आने के बाद में भी इन्हीं की वजह से ही नुकसान इनको झेलना पड़ा। तो इनका जो जगमोहन साहब का और इनका जो था काफी अच्छा संबंध नहीं था। यही एक रीजन है कि 1990 में जब दंगे हुए तो इनके आते के साथ कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया था अपनी सीट से। खैर, अब यहां पर इन्हें एक तरफ सेटलमेंट हुआ, सरकार मिली, सब कुछ मिला। अब क्या हुआ जी, फारूक गवर्नमेंट पर, फारूक जो अब्दुल्ला साहब है, इनकी गवर्नमेंट पर काफी सारे इल्जाम लगते गए। इल्जाम जो लगे उनमें से कुछ मेन 2-3 एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने जाकर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के जो कंट्रोल में कश्मीर है वहां जाकर कनेक्शंस क्रिएट किए पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और उस परिस्थितियों में भारत के पाकिस्तान से बिल्कुल भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, जिससे पार्टी की जो थी बदनामी चलती जा रही थी बहुत ज्यादा। ऐसा भी कहा जाता है, इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि इन्होंने खालिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको जम्मू और कश्मीर में ट्रेनिंग देने के लिए प्रपोजल रखा। जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान का कंट्रोल वाला हिस्सा है वहां तक पहुंचाने का इन्होंने क्या रखा था, इन्होंने वो रखा था, क्या नाम है, कि तुम आओ, और प्रपोजल रखा कि तुम वहां पर तैयारी करो लड़ाई झगड़े की, दंगों की। ऐसा इन पर इल्जाम लगाया गया। इंदिरा गांधी को जब पता चला, इंदिरा गांधी ने क्या किया, बंद करवा दिया। एक तरफ इनके ऊपर इल्जाम बढ़ते जा रहे थे, और बढ़ने के बाद तुरंत तो बंद नहीं कर सकते थे। इस बीच में इधर से इल्जाम बढ़े, कांग्रेस का नाम खराब हुआ, कांग्रेस का नाम खराब हुआ तो कूप का मतलब होता है तख्ता पलट, तख्ता पलट। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर फारूक अब्दुल्ला को गिराना था तो फारूक अब्दुल्ला को तभी गिराया जा सकता था जब फारूक अब्दुल्ला के बराबर की टक्कर का कोई व्यक्ति मिल जाता। फारूक अब्दुल्ला की टक्कर का व्यक्ति मिला, कौन मिला, गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम मोहम्मद शाह एक ऐसा व्यक्ति जो रिश्ते के अंदर फारूक अब्दुल्ला का जीजा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर काफी अच्छी पोस्ट रखता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर काफी अच्छी पोस्ट रखने की वजह से गुलाम मोहम्मद शाह जो थे आराम से कांग्रेस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये वो लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट में गुलाम मोहम्मद शाह का सपोर्ट किया और गुलाम मोहम्मद शाह के साथ मिलकर रातों रात पार्टी को डिसमिस कर दिया। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी गिर गई। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी गिरते के साथ ही जो गुलाम मोहम्मद शाह थे इन्हें उठाकर वहां का क्या बना दिया, सीएम बना दिया। चलो जी, गुलाम मोहम्मद शाह जो थे 1984 से 1986 मार्च तक ये वहां के सीएम बने रहे। गुलाम मोहम्मद शाह के समय में जो भी who did not have people mandated turned to Islamist and opponent to India, notably मौलवी इफ्तार हुसैन अंसारी, मोहम्मद सैफी कुरैशी एंड मोहम्मद सलेती to gain the some legitimacy through religious sentiments। अब जो था इनके ऊपर इस पॉइंट के अंदर बहुत सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली 3-4 बातें। पहली बात, जो काल इनका रहा 1984 से 86 का रहा, सैकड़ों दंगे हुए देश के अंदर, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां दंगे ना हुए हो। अयोध्या कांड जो ताले तोड़े गए इन्हीं के समय हुए, 84 के दंगे हुए इन्हीं के समय में हुए। 84 के दंगों के बाद खुद जो जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बार बार उनको पीटा जा रहा था, हिंदुओं के साथ दंगे हो रहे थे, इन पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अकेले एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने क्या किया, किसी भी तरह से जो कंप्लेंट्स जाती थी हिंदुओं की मुस्लिम्स के खिलाफ, उनको रजिस्टर ही नहीं करते थे, उन पर ध्यान ही नहीं देते थे। अब ये गुलाम मोहम्मद शाह जो थे इतने ज्यादा इस्लाम को बढ़ा रहे थे अपने राज्य के अंदर, जरूरत से ज्यादा सेंटीमेंट से जुड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, जितने भी क्लैशेस होते थे वहां पर किसी भी मुस्लिम के खिलाफ कोई कंप्लेन होती ही नहीं थी। 1986 में शाह ने डिसाइड किया कि जितनी भी हिंदुओं के टेंपल है उनके बीच में, देखिए लिखा है विद इन द प्रेमिसेस, यानी जगह के बीच में क्या बनाएंगे, जगह बनाएंगे जहां पे नमाज पढ़ी जा सके, यानी उनको मंदिरों को मॉस्क में कन्वर्ट करने का डिसीजन ले लिया। इस बात को समझते हुए गलियों में झगड़े शुरू हो गए, झगड़े प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग जगह शोर मचाया जाने लगा, हिंदू मुस्लिम के क्लैश हुए। कहा जाता है बहुत सारे लोग इस क्लैशेस में मारे गए। 1986 के अंदर जो था, गुलाम मोहम्मद साहब की हेट स्पीचेस जो थी वो जा रही थी सेंटर तक।
हेट स्पीचेस थी, सेंटर तक पहुंच रही थी। हेट स्पीचेस के बाद देश में हिंदुओं को भगाने के नारे थे वो तेज हो रहे थे। लोगों को भड़काना और किसी भी प्रकार से अपनी सरकार को बनाए रखना, उसके लिए जो हो सकता था उसके लिए इन्होंने मेजॉरिटी को फोकस किया। मेजॉरिटी को फोकस करना इनका मजबूरी भी था, क्योंकि खुद को सत्ता में बनाए रखना चाहते थे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। कांग्रेस को बार बार पता चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं था। तो फिर कांग्रेस में 1986 के अंदर उसके 2 साल के कार्यकाल में गुलाम मोहम्मद शाह की जरूरत से ज्यादा बदनामी की वजह से पार्टी में नुकसान हुआ। अब क्या हुआ, राजीव गांधी साहब ने फिर से फारूक अब्दुल्ला को जेल से निकाला, आपस में फिर से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करी, पुराने सारे के सारे जो इल्जाम थे वो हटा दिए और हटाकर दोबारा से इन्हें क्या किया, इधर से इन्हें जोड़ा और जो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार थी उससे अपना जो सपोर्ट था वो क्या कर दिया, विड्रू कर दिया। विड्रू का मतलब अपना सपोर्ट, मार्च 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार गिराई, सपोर्ट खींच लिया। सपोर्ट खींचने के बाद बीच में गवर्नर रूल लगा रहा। गवर्नर रूल के बाद में पहले इन्हें कुछ समय के लिए यहाँ से मार्च से दिसंबर तक रूल करने दिया। रूल के बाद दिसंबर से गवर्नर रूल लगा। मार्च में फिर से इलेक्शन हुए। मार्च 87 में जो इलेक्शन हुए उसमें इलेक्शन में अब फिर से कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला एक साथ हो गए। यह है मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे उस समय में जो जम्मू और कश्मीर स्टेट थी वहां पर जो कांग्रेस के हेड थे, सब कुछ ये थे, सारे करता धरता थे, लेकिन सीएम बनना, शक्ति प्राप्त करना इनका खुद का एक डिमांड था, खुद बनना चाहते थे। और आगे चल के इन्होंने ही पीडीपी पार्टी बनाई और बाद में सीएम भी बने और सारे अपनी बातें पूरी भी करी। ये नाम याद रखिएगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद, क्योंकि इनकी बेटी को भी अगवा करके आतंकवादियों को छुड़वाया गया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी। इधर से मुस्लिम फ्रंट जो था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ये वो फ्रंट था जो कांग्रेस की नीतियों से नाराज था, कांग्रेस से पीछे हट चुका था। अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे ये सारे के सारे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेता। इन्होंने क्या किया, मार्च में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की डिसीजन लिया। अब डिसीजन लिया तो पहले कौन थे ये मुस्लिम के, ये जो मुस्लिम यूनिट जो बेसिकली यूनाइटेड फ्रंट्स के, ये देखिए सईद अली गिलानी साहब को सभी जानते हैं, वैसे बहुत बड़ा नाम है ये। आजकल वैसे भी बहुत सारे जो इस्लाम को बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें करते हैं। गुलाम मोहम्मद भट्ट हो गया, ऐसे ही वानी साहब हो गए, ऐसे ही मुस्लिम जो मोहम्मद इस्माइल जो भट्ट हैं ये भी हैं। इन सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करी और पार्टी का प्रमोशन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीतने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी। इनकी पॉपुलैरिटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जैसे कहते हैं ना कि हवाएं इनके साथ थी। जीतना इनका 100% पॉसिबल था, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे थे, जनता को वो सभी चीज़ें दे रहे थे जो एक जनता की डिमांड है। जब तक ये प्रॉब्लम थी, इनका भी मेन मोटिव जो था वो 80% वो जनसंख्या थी जो मुस्लिम्स की थी, ये उसको फोकस कर रहे थे। इस बीच में इनकी सपोर्ट मिल रही थी इस्लामिक कश्मीरियों से। दूसरा, जो जम्मू और कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो था उसमें लड़ाई लड़ी, जिसमें JKLF जो फ्रंट है, JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट है, उन्होंने इसकी मदद करी और जमाते इस्लामी इन सब ने मिलकर खूब इनकी मदद करी। खूब मदद करने के बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ इलेक्शन हुआ। इलेक्शन तो हुआ, लेकिन जीती कौन? जीती फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट। फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जीती, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये क्लियर बताया कि इनकी जो सरकार ने 1987 में जो इलेक्शन जीता है वो जीता है फ्रॉडुलेंट से, धोखाधड़ी करके कश्मीर में अपनी सरकार बनाए रखने के लिए राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर बेईमानी करी थी और बेईमानी करने के बाद में इलेक्शन जीते थे। यहां पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट खत्म होता है, इनकी हार होती है। हार होने के बाद सबसे पहला कांग्रेस पर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, देश के रूल पर से इनका भरोसा खत्म हो जाता है। आगे चल के इनमें से बहुत सारे नेता टेररिस्ट बनते हैं, बहुत पॉपुलर टेररिस्ट बनते हैं, मारे भी जाते रहे हैं और इनके नाम बहुत ज्यादा उठे। अब जब ऐसा हुआ तो अब प्रॉब्लम बढ़ने लगी कि इस कश्मीर के अंदर ना इंसर्जेंसी का माहौल बनने लग गया।
इंसर्जेंसी का माहौल बनने लग गया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो था वो बेसिकली अपोज करने लगा, और अपोज करने लगा जिसके अंदर अब कश्मीर में मदद करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कई पार्टियां आई। कई पार्टियों के अंदर सबसे पहली पार्टी पाकिस्तान से आई, आईएसआई आई, खुलकर मदद करने के लिए सामने आई कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, बदले में तुम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बढ़ाओ। दूसरी पार्टी आई जेकेएलएफ जो पार्टी थी, उसकी खुलकर एक ही डिमांड थी, कश्मीर में अपना राज्य स्थापित करना है किसी भी तरीके से, चाहे मारना पड़े चाहे कुछ करना पड़े। इन सभी के हाथों में आईएसआई ने, जेकेएलएफ के हाथों में बंदूकें थमा दी, गोला बारूद थमा दिया कि तुम लड़ो, वॉरियर बन जाओ। इसके बाद तीसरी पार्टी आई जमात ए इस्लामी। ये तो एक ऐसा ग्रुप था जो बेसिकली सीधा खुलकर कहता था, खुलकर डिमांड थी कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है, कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करना है। ये कश्मीर की इंसर्जेंसी वाली परिस्थिति के अंदर इस्लामाइजेशन को बढ़ाना, आईएसआई की सपोर्ट, आतंकवादियों का संगठन और बहुत ज्यादा बढ़। अब इस बीच के दौरान जो ये कार्यकाल था, इनको जो रास्ता मिलना था वो रास्ता मिला कहां से? रास्ता मिला अलग अलग देशों में होने वाली घटनाओं से। इन्हें पता चलता रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि यहां पर 1970 के दौरान में क्या हुआ, वहाबिज्म को बढ़ाया गया। वहाबिज्म एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इस्लाम को बढ़ाया जा रहा था, और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज से ये बढ़कर हिस्सा ले रही थी, और इनको सूफिज्म यानी प्यार मोहब्बत वाली भाषा खत्म करनी थी और अपने धर्म को बढ़ाना था। ये सबसे बड़ा पंगा था 1970 के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट थे। इस्लामाइजेशन जो कश्मीर में शुरू हुआ 1980 में शेख अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट के दौरान, जिसमें बहुत सारे लोगों के 2500 गांवों के नाम बदले गए और हिंदू गांव से मुस्लिम बनाए गए। आज के दिन कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार बार बार नाम बदल रही है राज्यों के, जगहों के, लेकिन जब योगी सरकार से पहले अगर 1970 की 80 की कहानी देखें तो 2500 गांवों के नाम बदले गए थे दोस्तों। 2500 नाम जो बनाए गए उन सबको इस्लामिक स्टेट बनाया गया और धीरे धीरे उन्हें अपने तरफ से जोड़ा जाने लगा, इस्लाम बढ़ाया जाने लगा। इसी बीच में अफगानिस्तान के अंदर जिहाद जो था, ये सोवियत के अंदर अफगानी जिहाद जो था सोवियत के अगेंस्ट था। इसमें भरकर लोग जो थे जिहाद को फैला रहे थे। नन्हे नन्हे बच्चे जो भी 15-16 साल के छोटे बच्चे ही होते हैं, पढ़ाई की उम्र होती है, 9वीं 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी और पंगेबाजी बढ़ा दी। यही पंगेबाजी कहा जाता है कि सिखों के हाथ में पकड़ाई गई थी जब खालिस्तान की डिमांड की गई थी, और खालिस्तान की डिमांड में कहीं ना कहीं कश्मीरी मुस्लिम यूथ को बढ़ाना था। सैकड़ों हजारों लोगों ने इस इस्लामाइजेशन की बातों से इंस्पायर होकर के इसको जोड़ना शुरू किया। हालांकि उस समय में कहा जाता है कि हिंदुओं का जो सेक्शन था वो 90% जो था वो पढ़ा लिखा था। हिंदू पंडित जो थे वो पढ़े लिखे थे, टीचर्स से जॉब पर थे, अच्छे खासे काम धंधे को चला रहे थे। जबकि अपोजिट में जो इस्लामाइजेशन स्टार्ट हुआ उसके अंदर ज्यादातर वो बेरोजगार थे या वो लोग थे जिनका कोई आगे हिसाब किताब नहीं था। ये मैं आपको बता चुका हूं। जेकेएलएफ जो था, जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट जो था, ये प्रो इंडिपेंडेंस था। प्रो इंडिपेंडेंस का मतलब इन्हें बेसिकली आजादी चाहिए थी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से जुड़े या ना जुड़े। जबकि जमात इस्लामी जो था भरकर जुड़ना चाहते थे पाकिस्तान के साथ और इंडियन सेंटीमेंट्स के बिल्कुल अपोजिट थे। झगड़ा बढ़ा, धीरे धीरे परेशानियां अब बढ़ने लग गई। माहौल जो था लड़ने झगड़ने का तेजी से गरमाने लगा। 86 से 90 का समय आ गया, 86 से 89 का या 90 का समय आ गया। इस बीच में जो ये परिस्थितियां थी बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ जो था टेरर बढ़ता जा रहा था, लोग डर रहे थे। जिसके अंदर 1984 में दंगे हुए, बहुत सारे कश्मीरी नेशनलिस्ट जो थे धर्म के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीचेस दे रहे थे, भगाया जा रहा था, झगड़े बढ़ते जा रहे थे और उनके खिलाफ सरकार जो थी, मौजूदा सरकार, कोई काम नहीं कर पा रही थी। इसी बीच में गुलाम मोहम्मद साहब की एक हेट स्पीच आई। क्या स्पीच आई? हेट स्पीच आई कि इस्लाम खतरे में है। 1986 के अंदर ऐसे ही हेट स्पीच आई कि इस्लाम खतरे में है, इसको बचाना है तो जिहाद फैलाना होगा, अपने आप को बढ़ाना होगा। इस परिस्थिति को देखते हुए अलग अलग जो थे लोग जो थे वो जुड़ते जा रहे थे। अब गलियों के अंदर रेडिकलाइज बढ़ने लग गया। मुस्लिम जो थे गलियों गलियों में जाकर पोस्टर लगाना, हिंदुओं को भगाने के नारे लगवाना, उनके घरों पे पेंट कर देना, दुकानों
में आग लगा देना, रेप कर देना, ये बेसिकली परिस्थितियां बढ़ रही थी। ज़्यादातर आतंकवादी थे इसके अंदर जो बेसिकली बहुत भारी तरीके से बढ़ा रहे थे। इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे, दंगों के, हिंदुओं को मारा जा रहा था और इतनी बुरी तरह हिंदुओं को मारा जा रहा था कि जिसके खिलाफ मिसिंग की कंप्लेंट्स भी जो थी वो लिखी जानी बंद हो चुकी थी। कंप्लेंट्स लिखी जानी बंद हो चुकी थी, बुरी तरीके से टेरर का माहौल था। जितने भी कश्मीर के अंदर छोटे छोटे सब सेक्शंस थे उन सभी के अंदर हिंदुओं को बुरी तरीके से टेरराइज किया जा रहा था और ये पॉलिसी चलाई जा रही थी कि हर गली या हर मोहल्ले के अंदर अगर एक आदमी की हत्या कर दी जाए तो बाकी 10 हिंदुओं के घर अपने आप खाली हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी, दंगे भड़क चुके थे, दुकानें लूटी जा रही थी, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, प्रॉपर्टी को छीना जा रहा था। 1988 में परिस्थिति और बढ़ गई जब इंसर्जेंसी जो थी बढ़ गई, डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई और सारे जो थे और एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद अब परिस्थिति आ गई खुलकर मारने की। जब देखा 86 से लेकर 89 तक किसी भी प्रकार से इस्लामाइजेशन को रोकने का कोई काम नहीं हो रहा तो थ्रेट्स और अटैक्स बढ़ने लगे। सबसे पहला हत्या की गई टीकालाल टपलू की। टीकालाल टपलू के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के मेंबर थे और जेकेएलएफ के अंदर श्रीनगर में इनका मर्डर किया गया। इसके बाद इन्हीं के ही बाद में निकंत गंजू जो कि श्रीनगर के अंदर जज थे हाईकोर्ट में, इनकी हत्या कर दी। ये वही थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को हत्या का बेसिकली इनको फांसी की सजा दी थी, इनको भी गोली मार दी गई। 4 नवंबर 1989 को एक और कश्मीर का जज था नीलकंठ गंजू, ये बेसिकली मैं बता चुका हूँ, रिपीट हो गई ये लाइन। 1989 के अंदर जेकेएलएफ के लोगों ने डॉक्टर रुबिया सईद को उठाया, किडनैप किया। ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बेटी थी जिनको किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद में 5 मिलिटेंट्स को छोड़ा गया। हालांकि बाद में कुछ अपोजिशन का विद्रोह था कि इन्होंने ये जानकर ये फैलाया गया, असलियत में इनके खुद के कनेक्शंस उस जेकेएलएफ में बहुत अच्छे थे, यानी जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट में इनके बहुत अच्छे कनेक्शन थे। ये सिर्फ सोची समझी साजिश थी। 1990 में 29 अप्रैल को ही एक सर्वानंद कोल प्रेमी थे, वेटरन कश्मीरी पोइट थे, इनकी भी हत्या कर दी गई, बुरी तरह इनको मारा गया। सतीश टिक्कू 2 फरवरी 1990 को श्रीनगर के अंदर हिंदू वर्कर थे, सोशल वर्कर, इनकी हत्या कर दी गई। 13 फरवरी को लासा कौल जो स्टेशन डायरेक्टर थे कहाँ के, दूरदर्शन के, इनको गोली मार दी गई और इनकी हत्या कर दी ताकि यहां से दूरदर्शन के द्वारा बाकी जगहों पर एक टेरर का माहौल बन जाए और कश्मीर में जो हो रहा है वो ज्यादातर लोगों को पता ना चले, दबे हुए सिस्टम के अंदर ही सारा का सारा कश्मीर खाली हो जाए। 1992 के अंदर हृदयनाथ वंचू जो नाम के बंदे थे, ट्रेड यूनियन लीडर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थे, इनका मर्डर किया गया और आशिक हुसैन फत्तू जो इसके कन्विक्टेड थे उनको पकड़ा गया सेपरेटिस्ट के आधार पर। बहुत सारे हिंदुओं को उठाया गया, रेप किया गया और इनको यहां से भगाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। सरकार कोई कदम नहीं ले रही थी। फारूक साहब की उस समय में गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में थी, हिडन तरीके से किसी भी प्रकार के एक्शन नहीं लिए जा रहे थे। और या ये कहिए कि जेकेएलएफ और जमाते इस्लामी या आईएसआई उस समय में इनके कंट्रोल से आगे निकल चुकी थी और उस समय में इनको रोक पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था। हजारों इस्लामिक मूवमेंट्स जो हजारों इस्लामिक मिलिटेंट से रोडों पर घूम रहे थे और इतनी ज्यादा तरीके से ये शैतानी कर रहे थे, आतंक फैला रहे थे, आतंक का नंगा नाच कर रहे थे कि कुछ सोचा नहीं जा सकता। मदरसों के स्पीकर से खुले आम अजान के साथ साथ हेट स्पीचेस आ रही थी, इनको भगाने के, इनको मारने के सारे पतिये बताए जा रहे थे कि कैसे इनको क्या किया जा सकता है। 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर के बेस्ड न्यूज़पेपर आफ्ताब रिलीज करता है एक मैसेज जिसके अंदर धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने के लिए और पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का नाम जोड़ा जाता है। बाद में 14 अप्रैल को फिर से सेम न्यूज़ निकलती है, 14 अप्रैल को सेम न्यूज़ निकलती है और जब पता किया जाता है तो इसके पीछे इस्लामिक सेक्शन की बात आती है और कुछ भी चीज़ें नाम नहीं आती कि दबाव में आया और हमसे छपवा दिया, सीधी सी बात है। दीवारें पोस्टर की जाने लगी, पोस्टर के साथ साथ हर जगह हरे रंग के पेंट्स होने लगे, इस्लामिक ड्रेस कोड था उसको माना जाने लगा, शराब पीना, सिनेमा हॉल जाना, पार्लर जाना, ये सब जगह प्रोहिबिट की गई। प्रोहिबिट का मतलब रोकी गई, जहां पर अब सिर्फ एक पॉलिसी थी कि बंद के रहो, गुलाम रहो, हमारी बातों को मानो, जिंदा रहोगे नहीं तो मारे जाओगे।
अननोन जो मास्क मैन थे आते थे, जिन्हें कैलाशनिकोव्स यूज्ड टू फोर्स पीपल टू रीसेट देयर टाइम इन टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। दबाव दिया जाने लगा, समय को पाकिस्तान के समय से मिलाया जाने लगा। दुकान, ऑफिस, शॉप्स, बिल्डिंग्स लूटी गई, पेंट की गई। जो अलग अलग फैक्ट्री थी जो हिंदुओं की, उन्हें आग लगा दिया गया, धमकियां दी जाने लगी खाली करने की। 18 जनवरी और 19 जनवरी की रात की बात आती है मेन, जिस दिन ये भयानक घटना होती है। अक्सर ऐसी घटनाओं पर जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दर्द आज भी बयां करते करते रो पड़ते हैं कि उनके साथ उस समय में ऐसा क्या हुआ। ऐसे ही अनुपम खेर से भी जब बात हुई, उसके इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एग्जोडस को अंजाम दिया गया, पलायन को अंजाम दिया गया, और किस प्रकार से सब कुछ छोड़ छाड़ कर, भरे हुए घर को छोड़कर दोस्तों, किस तरीके से ये रोड पर आ गए। एक अच्छी खासी संपत्ति के मालिक, मेहनत सारी जिंदगी की, सब छोड़ना पड़ गया सिर्फ और सिर्फ इन परिस्थितियों की वजह से, क्योंकि राजनीति गंदा रूप ले चुकी थी। और राजनीति गंदा रूप ले चुकी थी और सेंटर में बैठी गवर्नमेंट कोई सख्त कदम नहीं उठा रही थी। कंप्लेन सैकड़ों बार गई, लेकिन देखकर आंखें बंद कर दी गई। दूरदर्शन को बंद किया गया, फिर भी इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कदम नहीं था। अब मिडिल रात को 18 की रात और 19 जनवरी की बात थी। ब्लैकआउट माना गया उस दिन। कश्मीर वैली में लाइट कट कर दी गई और जो मॉस्क्यूज थे, यानी कि जितनी भी मज़ारे थी, उनसे हिंदुओं को भगाने के लिए शोर होने लग गया। 21 जनवरी को यहां से सैकड़ों लोग रातों रात भागे, क्योंकि मारने की नौबत आ चुकी थी। 21 जनवरी को 2 दिन बाद जब जगमोहन गवर्नर बनते हैं यहाँ पर, हालांकि जगमोहन साहब पहले इधर आ चुके होते, चार्ज ले चुके होते हैं, लेकिन मौसम खराब की वजह से इन्हें जम्मू में ऑफिस में रुकना पड़ता है। और 2 दिन बाद जब जम्मू आते हैं तो उस बात में जो गौकदल मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था, उस पर सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को टाइट किया जाता है, लेकिन ओपन फायर ऑन प्रोटेस्ट लीडिंग टू द डेथ ऑफ 50 लीस्ट पीपल, और ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों की गोली लगती है। इसके बाद लॉलेसनेस एक्टिविटी, यानी कि हर जगह जो थे नारे मजबूत थे। उस समय में आईएसआई ने इतने हथियार पकड़ा दिए थे हर उस आम जनता के हाथ में जो किसी ना किसी प्रकार से सरकार से विरोध में था, नाराज था, या इस्लामिक जो बेसिकली यूनियन फ्रंट था, यूनाइटेड फ्रंट था, उसके दबाव में आकर हथियार उठा लिए थे और सरकार से लड़ रहे थे विदाउट एनी रीजन। और हिंदुओं का सरवाइव हो पाना बहुत मुश्किल था। रातों रात मकान खाली करके दुनिया भागी, रातों रात। ये पलायन जो था 1985 से चलता आ रहा था, लेकिन 19 जनवरी 1990 के दौरान ये जो 1-1.5 महीने का समय था, इतना भयावह हो चुका था कि बुरी तरीके से लोगों को भागना पड़ा। कश्मीर वैली में भगाव के नारे चल रहे थे बुरी तरीके से। JKLF के जो दबाव था वो बहुत ज्यादा था भाई। 3 लाख से 6 लाख हिंदू जो थे 1990 के अंदर जो घर छोड़कर चले गए। 2016 तक, 2016 समय आने तक, यानी कि 2 से 3 हजार परिवार टोटल रह चुके थे। सारे परिवार यानी 72,000 परिवार, 72,000 से 75,000 का तो रिकॉर्ड है दोस्तों, जिसमें से 63,000 लोगों ने तो रिफ्यूजी कैंप्स में, परिवारों ने, 63,000 परिवारों ने रिफ्यूजी कैंप्स में शरण ली थी, और 75,000 परिवारों को एग्जोडस किया गया, भगाया गया, मारा गया। और आज के दिन उस 75,000 परिवारों में से मात्र 3,000 परिवार ही जम्मू कश्मीर या कश्मीर के अंदर है, बाकी सब निकाल दिए गए। कश्मीरी हिंदुओं का इतना ज्यादा ट्रेजिक एंड हुआ यहाँ पर बुरी तरीके से, प्रोवोकेटिव स्पीचेस, दंगे झगड़े, बुरी तरीके से। 62,000 परिवार रिफ्यूजी कैंप्स में आ गए, जैसे मैंने बताया, अलग अलग क्षेत्रों में बस गए। अब ये लड़ाई अगर कोई सोचे कि 19 जनवरी को ही खत्म हो गई, 19 के बाद ही यानी 1990 में ही खत्म हो गई, ये कहना गलत होगा। ये झगड़ा बढ़ा आगे। 21 जनवरी 1990 को 2 दिन बाद जब गवर्नर को वहां पर बनाया गया, तब भी झगड़े हुए, आपस में डिस्प्यूट हुए, लोग मारे गए, लोलेस एक्टिविटीज हुई, दोनों तरफ से हथियारबाजी और काफी दंगेबाजी हुई। ऐसे ही स्वर्ण कोल जो था वेटरन, उनको भी मारा गया, सतीश टिक्कू को मारा गया 1930 के अंदर। मतलब ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के खिलाफ थे, मुस्लिम्स के जो यूनियन फ्रंट के खिलाफ थे, यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ थे। इनको रोड पर ला लाकर जानकर मारा
जा रहा था। अब जो बात आई मारने की, जिसमें से मैं आपको बता चुका हूं, मात्र 2000 परिवार ही कंटिन्यूड है। एक्सोडस जो था कंटिन्यू चला टिल 2000 तक, 2000 तक लोगों को भगाया गया और लगभग पूरा सेक्शन खाली हो गया। 800 परिवार आज के दिन रिकॉर्ड के अनुसार, ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 800 परिवार हैं आज। 2016 में लगभग थे 2000 या कुछ ऐसे ही परिवार, और 800 परिवार अब पेंडिंग है। सबसे बड़ी चीज अब ध्यान देने लायक है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट में एग्जोडस जो हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसके लिए जो इतनी भयानक उनका जीवन बीता, इतनी बुरी तरीके से उनको रोना पड़ा, एक एक दर दर भटकना पड़ा अच्छा खासा जीवन होने के बाद, उसके पीछे फेलियर थे कई सारे। सबसे पहला फेलियर था चीटिंग जो गवर्नमेंट ने करी, यानी कि राजीव गांधी सरकार ने धोखा दिया और धोखेबाजी से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को हराया। चाहे कुछ भी था उस समय से पहले, जब तक इलेक्शंस का समय था, उस समय में किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं हो रही थी, किसी भी प्रकार के दंगे नहीं थे। चीटिंग की गई, चीटिंग करने के बाद फ्रॉडलेंट वे से कश्मीर में जबरदस्ती सरकार बनाई गई, जो कि एक गलत था। दूसरी बात, जब 84 के बाद से दंगे शुरू हुए तो गवर्नमेंट टुक नो स्टेप्स नहीं लिए गए, यानी सिर्फ अपना बेनिफिट देखा गया और जानकर उन चीजों को हाइड किया गया, आम जनता तक उन बातों को नहीं पहुंचने दिया गया और ना ही इसके कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए। कहीं ना कहीं इनका जो बेसिक पर्सनल प्रॉफिट था वो कहीं नजर आ रहा था, और आज के दिन कहा जाए कि कश्मीर में हुआ एग्जोडस जो था उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि 1900 अगर बात की जाए 1987 के अंदर जब इस प्रकार की हेट स्पीचेस पूरी तरफ वायरल हो रही थी, लोगों को पता चल रहा था इन सभी चीजों में, तब भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने दूरदर्शन जब बंद हुआ तो दूरदर्शन के जब सेक्शन को गोली मारी गई, उसके हेड को गोली मारी गई कश्मीर के अंदर, तब भी सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिए। जब सरकार का इतना ज्यादा फेलियर नजर आ रहा था तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती थी कि तब भी कोई बीच का रास्ता बनाया जाए, और बीच का रास्ता बनाने के बाद में अपने साथ संबंध फिर से क्रिएट किए जा सकें। तो इस तरह से जो खून के हाथ रंगे हुए हैं दोस्तों, उस खून के हाथ जो है सिर्फ एक के नहीं, एक तो बहुत बड़ा सेक्शन पाकिस्तान का जिसने सपोर्ट किया, ISI की मदद दी, और भारत के अंदर कश्मीर जैसे, जिसे किसी समय में बेसिकली सपनों की नगरी कहा जाता है, सपनों की नगरी इतना कि जन्नत जिसे कहते हैं, उसे इन्होंने खून से रंग दिया। 72,000 परिवारों का जीवन, उनके आंसू, उनके अपनों का खून उस आज भी जमीन में है, जिसको उन्हें देखने के लिए तरसते हैं, और वो आज भी उस परिवार के या उस जगह पे जाने के लिए बाधित है, नहीं जा सकते, नहीं, उनके ऊपर रोक टोक है। और सरकार का जो फेलियर था वो पॉलिटिक्स से इतनी गंदी प्ले की गई जिसके अंदर उस पर कोई कदम नहीं उठाए गए। तो ये था सारा का सारा हिंदुस्तान के अंदर का वो काला दिन, जिसके अंदर भारत के लोगों के दिलों में कभी भी भेदभाव नहीं आया, झगड़ा नहीं आया, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ दंगे हुए जिसके अंदर लोगों को सब कुछ त्यागना पड़ गया, और जो नफरत, डर और बेसिकली अविश्वास है सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे अपनी घर बार को छोड़ने की वजह से मुस्लिम रीजन का हिंदुओं में और हिंदुओं का मुस्लिम लोगों में इतना ज्यादा हो कि वो दूरी मिटा पाना शायद ही आसान हो पाए। इसी बात पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कुछ हिंट्स लाते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।